नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बात करेंगे रिपोर्टर लाइव में, हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। पहले इससे लिए चलते हैं आपको सीधे गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पूजन का भी आयोजन है और इसको कितने अद्भुत तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जाता है। पहलवान जो होता है वह अपने शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। उस शारीरिक शक्ति का पूजन वह इस कुश्ती के माध्यम से करता है, इस दंगल के माध्यम से करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार इस कार्यक्रम के साथ गोरखपुर खेल प्रेमियों के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाया है और इसमें उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु, ये 3 श्रेणी में पुरस्कार घोषित करते हुए इन्हें यहाँ पर आज पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में भागीदार बनकर के इस आयोजन के साथ वे जुड़े और इस आयोजन के साथ जुड़कर के उन्होंने नागपंचमी के इस आयोजन को और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये हमारे पर्व और त्योहारों के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और प्रकृति पूजा के साथ स्वयं भी हमारे समाज के बीच में जिन लोगों ने खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके इसके माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ही खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से पूरे देश के युवाओं के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या फिर विभिन्न फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी कार्यक्रम खेल के प्रति हम सबको जागरण का और उसके प्रति जागरूक होने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा तो हमेशा से इस बात को कहती आई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी खेल और खिलाड़ियों के माध्यम से ही, खेल के माध्यम से ही, यानी ये सभी एक स्वस्थ शरीर से ही पूरे हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर के लिए खेल आवश्यक है। हर प्रकार की किसी भी प्रकार की खेल कूद की प्रतियोगिता के साथ जुड़ना वह अपने आप में शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। और आपने देखा होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव हैं वे स्वयं ही ओलंपिक के मेडल विजेता हैं। उन्होंने ओलंपिक में अभी 2020 के ओलंपिक में भी मेडल जीता है और एक ऐसा व्यक्ति विभाग का सचिव होकर के IAS की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद खेलों के साथ जुड़ करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक आयोजन किए हैं और खासतौर पर प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम प्रदेश में 2 हैं और स्टेडियम 77 हैं। बहुउद्देशीय हॉल 68 हैं, छात्रावास 18 हैं, तरणताल 39 हैं, आधुनिक जिम 36 हैं, सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम 14 हैं और सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 11 हैं, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक 3 है और डॉर्मेट्री 19 है, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 11, शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2, वेट लिफ्टिंग के हॉल 11 और सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट 16 और स्पोर्ट्स कॉलेज 3 ये प्रदेश में वर्तमान में हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने
हर जिले में एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और हर विकास खंड स्तर पर भी एक मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने हर गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, खेल के मैदान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने जो निजी खेल के तमाम ऐसे संस्थाएं थी जिनके द्वारा खेल कूद की गतिविधियों को अपने संसाधन से प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें सरकार के स्तर पर अब तक किसी भी प्रकार के कोई सहयोग नहीं मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने अपनी नीति को बदला है और अब तय किया है कि अगर निजी खेल एकेडमी है तो राज्य सरकार उसको भी मदद करेगी, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और ऐसे तमाम ऐसे निजी खेल एकेडमी है जो खेल कूद के इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और साथ साथ जिन्होंने गांव के अखाड़े में किसी एकेडमी में, निजी एकेडमी में भी प्रशिक्षण लिया है, वे भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसीलिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। खिलाड़ियों की सुविधा को बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन्हें अलग प्रकार की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का मामला हो, या फिर इनाम की राशि बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओलंपिक गेम में, एकल गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को जो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहा है उसे 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख की सहायता राज्य सरकार करती है और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को जो राज्य के हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता भी देती है। एशियन गेम्स और विश्व कप एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक पर 75 लाख की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर करती है। प्रतिभाग करने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की सहायता भी देती है। विश्व कप की प्रतियोगिता में प्रदेश सरकार स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता देती है। एकल गेम सेफ गेम्स में एकल गेम में 6 लाख, रजत पदक में 4 लाख और कांस्य पदक में 2 लाख, टीम गेम में 2 लाख, 1 लाख और 50,000 की सहायता राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। और इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम और देश का नाम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें रानी लक्ष्मी। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। अब बात करते हैं रिपोर्टर लाइव की। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते हैं आगे। पहली बात करते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आज अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने कल्याण सिंह को अपने श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किया और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कल्याण सिंह के व्यक्तित्व से वो काफी प्रभावित हैं और इसीलिए वो दिल्ली से अलीगढ़ तक आए चल के कि उनको अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर सके। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने हमेशा विकास के मुद्दे को आगे रखा। जो प्रदेश कभी दंगों के लिए जाना जाता था वहां पर उन्होंने विकास की इबारत को रखा था। इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 1991 में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद बीजेपी ने जाना कि कैसे जो है विकास होता है और विकास के क्या कुछ मुद्दे होते हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने हमेशा ही सत्ता से पहले आस्था को रखा और इसीलिए उन्होंने आस्था की खातिर अपनी सत्ता का त्याग कर
गोली चलाने के फैसले का उन्होंने समर्थन नहीं किया और इस बात पर उन्होंने कहा कि वो अपनी कुर्सी को त्याग देंगे लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। और यही वजह है कि आज जो कई सौ सालों से विवादित ढांचा था वो हटकर वहां पर मंदिर बन रहा है और अगले साल तक ये मंदिर भक्तों को समर्पित कर दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली में महिला बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का संगीन आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। केजरीवाल ने आज दुष्कर्म के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि अपने मुख्य सचिव से साफ तौर पे कहा है कि शाम 5 बजे तक इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्य डिप्टी डायरेक्टर जो लगातार एक 16 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर नरेश कुमार लंबे वक्त से अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को दुष्कर्म का शिकार बना रहा था। उसके दोस्त की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि इसके चलते वह गर्भवती तक हो गई थी। 20 जुलाई को इस संबंध में रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 1 अक्टूबर 2020 को पीड़ित के पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भी आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर पर रह रही थी। आरोपी अधिकारी महिला है, बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का आरोप है कि नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच उसके साथ कई बार रेप किया गया है। इसी दौरान बच्ची गर्भवती हो गई है। गर्भपात के लिए उसे दबाव देने का भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की तरफ से इस प्रकरण की प्रतिक्रिया दी गई है कि उन्होंने कहा है कि एक भयानक घटना, इस घटना का मानवता को शर्मसार कर दिया है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद आदेश दिए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस पर कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिर्देशक पद पर इतने लंबे समय तक बैठे रहे एक सरकारी अधिकारी ने 16 साल की नाबालिग लड़की को बलात्कार किया है। जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात कराने की कोशिश की गई है। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, उनसे पूछा है कि उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हम दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसके खिलाफ क्या शिकायतें हैं और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि शाम 5 बजे तक उसकी रिपोर्ट मांगने के भी काम किए हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट जो है सौंपी जाए और इसको जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को एक युवक ने निशाना बनाया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी का ओबीसी महासम्मेलन आज आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज एक शख्स ने जूता फेंक के मारा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो इससे काफी नाराज हुए और उन्होंने उस शख्स को पकड़ा। उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उस शख्स को कार्यकर्ताओं से छुड़ाकर अपनी हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही कि आखिर क्या वजह थी और क्यों उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है और बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी। हालांकि स्याही फेंकने वाले ने बाद में कहा कि वो बीजेपी नेता के इशारे पर उसने ये पूरा जो है वो इस घटना को अंजाम दिया था। अखिलेश यादव ने आज की इस जूता कांड के बाद में उन्होंने कहा कि ये पूरी घटना जो है वो बीजेपी के इशारे पर की जा रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के कहने पर ही जो कल की जो घटना थी जिसमें दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी उस घटना को अंजाम दिया गया था और आज भी जो घटना हुई है वो बीजेपी के इशारे पर ही की गई है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उधर बिहार में हर दिन हो रही हत्या और गोलीबारी के बीच एक और हत्या की खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित। बिहार में जंगलराज कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है और यही तस्वीर आज निकल के सामने आई। जी हाँ, सोमवार की सुबह जब पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तब 4 नकाबपोश बदमाश उनके घर के बाहर आए और उनको गोलियों से भून दिया। लहूलुहान हो गए उस समय ललन सिंह। उनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल या निशान कई खड़े करता है बिहार की सरकार पर, आखिर जंगलराज कब तक कायम रखेगा? क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक गोलीबारी की हत्या निकल के सामने आ रही है। चाहे वो पत्रकार की बात की जाए या मॉर्निंग वॉक
शिक्षक गए टीचर की बात की जाए, हर तरफ सिर्फ यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। वहीं अगर सोमवार के दिन एक और हत्याकांड की बात की जाए तो बता दें कि एक और शख्स है वो निकला हुआ था, अपने चाचा भतीजे का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजों को गोली मार दी गई थी और ऐसे में एक और सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या नीतीश कुमार के कानों में ये गोलियों की आवाज नहीं गूंज रही है? क्योंकि अभी वो सब कुछ कह रहे हैं सिवाय इसके कि हत्यारों को कब तक पकड़े जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जंगल राज गायब नहीं है, जंगल राज से छुटकारा मिल चुका है बिहार में, लेकिन जो कई दिनों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, कई सवालिया निशान बिहार सरकार पे खड़े कर रही है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वही देखिए सत्ता पक्ष जो है ये मंजूर नहीं कर रहा है कि जंगल राज नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार एक के बाद एक बयान देते आ रहे हैं, लेकिन जंगल राज पे कोई कुछ नहीं कह रहा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुटेरिक्ष इंडिया। उधर संभल में डेंगू ने पूरी तरह से पैर पसार लिया है। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद संभल का। यहाँ पर 2500 में 3000 लोग बुखार का प्रकोप हो चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि जिस गांव में बीमार हुए लगातार बीमारी चल रही है और जांच की जा रही है उन लोगों के लिए। यही बताया जा रहा है कि गांव में गंदगी का बुखार लगा हुआ है। प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने ये बताया कि ये कि सफाई कर्मचारी है और वहाँ पर जो है सफाई नहीं होती, इसीलिए डेंगू की बीमारी फैल चुकी है, जिसमें 2 लोगों की अब तक गांव में मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, गांव में ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एक गांव के लोग हैं वो जो प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। एक तस्वीर सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वीडियो में सफा दिखाया जाता है कि रस्सी से बांध करके जो ड्रॉप है पेड़ से बांध कर रस्सी लटका कर ड्रॉप चढ़ाई जा रही है मरीजों के साथ में। मरीजों से बात की गई तो मरीजों का कहना है कि 2 दिन कैंप लगा था डॉक्टरों का, लेकिन 2 घंटे में कैंप में कितनी जो है लोगों के लिए बताया भी नहीं गया था, इसलिए लोगों कहाँ से इलाज कराएं। जब आज इस मामले में सीएमओ से जानकारी ली, सीएमओ का कहना है कि हम एक कैंप लगा रहे हैं और गांव में जांच कराई जाएगी। 16 जांच करा चुके हैं जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए हैं और आगे जांच कराई जाएगी। अब देखना होगा कितनी जल्दी यहाँ पर कैंप लगाने के बाद में यहाँ पे जो मरीज हैं बुखार के उन्हें कितनी जल्दी कवर किया जाएगा। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। सुल्तानपुर में आजाद अहमद हत्याकांड के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सिराज अहमद के घर पर कुर्की की है। आपको बता दें न्यायालय के आदेश पर धारा 83 के अंतर्गत कुर्की का आदेश दिया गया है। आपको बता दें 8 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें बीते 6 अगस्त को कोतवाली देहात अंतर्गत कुछ अपराधियों ने अधिवक्ता आजाद अहमद और उसके भाई मुनव्वर को गोलियों से छलनी कर दिया था, जहां पर अधिवक्ता आजाद की मौके पर मौत हो गई थी और उसके भाई मुनव्वर को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। उसी कड़ी में न्यायालय द्वारा धारा 82 की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि धारा 83 की कार्रवाई के अंतर्गत सिराज अहमद के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें सीओ लम्हुआ अब्दुल सलाम ने बताया है कि सिराज अहमद के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, जबकि उसका साथी इस्माइल उर्फ प्रिंस भी भगोड़ा घोषित हो गया है, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सिराज अहमद के घर पर कुर्की की कार्रवाई को तामील किया जा रहा है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। उधर बिजनौर में एक युवक के घर में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। क्या है पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के हल्दौर इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर में मौजूद एक व्यक्ति का घर के अंदर ही सड़ी गली हालत में शव मिला। जब घर के अंदर उसका परिचित गया तो देखा उसने राहुल का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है और उसके अंदर से बदबू आ रही है। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि राहुल की पत्नी और उसका बच्चा पिछले 1 हफ्ते से अपने मायके गए हुए हैं, जबकि उसका भाई और उसकी मां बिजनौर शहर में एक अलग मकान में रहते हैं। राहुल फिलहाल पिछले कई दिन से घर के अंदर अकेला मौजूद था, जिसकी किसी ने धारदार हथियार या लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने शिक्षकों को तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार हर वर्ग के लोगों को लुभाने में लगी हुई है। इसी के चलते कई तरह के कार्यक्रम उन्होंने आयोजित करे और लोगों को इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है। वहीं इसी के चलते आज मध्य प्रदेश रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 5000 से अधिक लोगों को, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति होने वाले 5000 से अधिक शिक्षकों को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया कि पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा निरंतर बढ़ रहा है। इस वजह से नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहे हैं। वे जानते हैं कि उनकी टैक्स की पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है। उन्हें साफ दिख रहा है कि 2014 से पहले जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पे थी, वो आज 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर एक और बहुत बड़ा काम किया हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अपनी जो सीखने की प्रवृत्ति है वो लगातार बनाए रखिए ताकि आपसे बच्चे और लोग सीखें। कैमरामैन निकी के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।